यह है दुनिया का सबसे बड़ा रिफ्यूजी कैंप, वो भी रोहिंग्यास का, और इस जगह का नाम है कॉक्सेस बाजार। बांग्लादेश का ये सबसे बड़ा रिफ्यूजी कैंप अब एक जंग की वजह बनने वाला है। क्या यहाँ से लोग निकल के एक जंग में शामिल होने जा रहे हैं? आखिर यह क्या कहानी है जिसमें जिस देश से ये रोहिंग्या निकल के आए, अब वहीं से ये तैयारी कर रहे हैं दोबारा वहीं जाने की जहां से इन्हें भगाया गया? और क्या कहानी है जहां रोहिंग्याज एक जंग का हिस्सा बनते जा रहे हैं और एक आर्मी खड़ी कर रहे हैं जिसमें वो म्यांमार के ऊपर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? कैसे दुनिया के सबसे ज़्यादा सताए गए लोग जो रोहिंग्याज हैं, इनको अब म्यांमार की आर्मी, वहाँ की हुंता या जनता जिसे आप कह सकते हैं, वो यूज़ कर रही है। और वहाँ की अराकन आर्मी, जिस आर्मी के सपोर्टर होने की वजह से इनको वहाँ से निकाला गया, उसी आर्मी से इन्हें लड़ने के लिए भी भर्ती किया जा रहा है। क्या है रोहिंग्याज की ये पूरी कहानी, और क्यों रोहिंग्याज बांग्लादेश में हैं और कहाँ हैं? क्या है ये रिफ्यूजी कैंप, और क्यों इन्हें अब आर्मी में लड़ने के लिए जोड़ा जा रहा है, जो आर्मी बांग्लादेश की नहीं है, जबकि इस लड़ाई में जिनसे इनका कुछ लेना देना नहीं है, जिसकी वजह से अपने देश से इनको भगाया गया, क्या है उसमें इनका कनेक्शन? आइए जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञान कोश। सबसे पहले समझिए ये लोग हैं कौन। ये है रोहिंग्याज। रोहिंग्याज वो लोग हैं जो रहते कहाँ हैं, तो ये इनका मूल निवास है म्यांमार में। ये रोहिंग्याज वो लोग हैं जो म्यांमार में रहते थे, और म्यांमार का एक राज्य है रखाइन। रखाइन प्रोविंस में इनका घर हुआ करता था। रखाइन में ही रोहिंग्याज रहते थे। ये वो इलाका है रखाइन स्टेट का जहाँ पर रोहिंग्याज मुख्य रूप से रहा करते थे। अब म्यांमार में अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स हैं, और इनके ऊपर आर्मी का शासन है जिसे मिलिट्री हुंता या जुंता आप कहते हैं, जिसका शासन इस पूरे म्यांमार के ऊपर है। बीच में कुछ समय के लिए आंग सान सूकी की सरकार आई, लेकिन फिर उसको भी हटा दिया गया। पर यहाँ अलग अलग जो प्रोविंसेस हैं, जैसे रखाइन हो गया, शान प्रोविंस हो गया, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी मिलिट्रीज़ हैं, ट्राइबल आर्मीज़ हैं जो अपने हक के लिए लड़ती हैं। सिविल वॉर अक्सर चलती रहती है। लेकिन रखाइन का जो स्टेट है, यहाँ पर रोहिंग्याज रहा करते थे। रोहिंग्याज रिलीजियसली मुस्लिम हैं, और कई सारे इनमें से जो लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम, वो लोग आज से कई सौ वर्षों पहले बांग्लादेश से म्यांमार में आकर सेटल हो गए, और वो वहीं रहते हैं, कई पुश्तों से यहाँ रह रहे हैं। तो यहाँ म्यांमार के जो कुछ ट्राइबल ग्रुप्स हैं और वहाँ की जो आर्मी है, वो कहती है कि ये यहाँ रहने वाले लोग नहीं हैं, ये बांग्लादेश से आए हैं। ये इनके ऊपर टेररिस्ट होने का आरोप भी लगाया गया। ये भी आरोप लगाया गया कि ये यहाँ के सिटीजन नहीं हैं, और इनको, रोहिंग्यास को, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा संख्या के लोग थे, जिनको कि स्टेटलेस पीपल कहते हैं, क्योंकि इनको म्यांमार की आर्मी ने, वहाँ की जनता ने सिटीजनशिप देने से मना कर दिया। तो जो रोहिंग्याज रखाइन प्रोविंस में रहते थे, इनके पास कभी नागरिकता नहीं थी। उसके बाद इन्हें मारा जाने लग गया, इनके शहरों को जलाया जाने लग गया। क्यों? कहा जा रहा था कि ये ARSA का पार्ट है, यानी अराकन रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी है। इस आर्मी के तहत ये लोग म्यांमार के खिलाफ हिंसा कर रहे हैं, म्यांमार में अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। इनको भगाया गया। अब जब यहाँ से निकले तो इनको कहीं जगह नहीं मिली, ना बांग्लादेश में, ना सिंगापुर में। तो बड़ी मुश्किल से बाद में एक एग्रीमेंट के तहत इनको बांग्लादेश ने कहा कि चलो भाई, क्योंकि ये एथनिकली बांग्लादेशी हैं, बंगाली हैं, तो इनको हम यहाँ पर जगह देते हैं। तो इनको बसाया गया कॉक्सेस बाजार के एक रिफ्यूजी कैंप में, क्योंकि म्यांमार में तो इनको मारा जा रहा था। तो कॉक्सेस बाजार में बना एक बहुत बड़ा रिफ्यूजी कैंप जहाँ पर रोहिंग्याज रहते थे। रोहिंग्याज को लेकर इंडिया में भी मुद्दा हुआ कि कई रोहिंग्याज इंडिया आ जाते थे। तो ये रोहिंग्याज की बेसिक हिस्ट्री है। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पहले से बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही थी, तो इस रिफ्यूजी कैंप में ये रहने लग गए कई भारी संख्या में। कुछ रोहिंग्याज जो है वो इंडिया में भी एंटर हुए। अब रोहिंग्याज के साथ प्रॉब्लम ये थी कि रोहिंग्याज के जो कैंप हैं, चाहे कॉक्सेस बाजार की बात करें, चाहे अराकन आर्मी की बात करें, इनके कुछ कुछ कनेक्शंस देखे गए हैं कई सारे ऐसे ग्रुप्स के साथ, जैसे जमात उद दवा, इनके साथ कनेक्शन देखे गए। इनके लीडर्स कई बार रोहिंग्या के रिफ्यूजी कैंप्स में जाते दिखे, तो इसलिए इंडिया भी इनको एक सिक्योरिटी कंसर्न की तरह देखता है। लेकिन अब मुद्दा कुछ ऐसा हो गया कि कई सालों से इनको कॉक्सेस बाजार में रखा गया कि जब म्यांमार की हालत सुधरेंगे तो म्यांमार जा पाएंगे, और वहाँ से इनको भगाया किन्होंने? तो म्यांमार की आर्मी ने। लेकिन अब चीज़ें कुछ पलटती दिख रही हैं, जहाँ म्यांमार की आर्मी ही इन्हें एम्प्लॉय कर रही है। इनको, जिन लोग यहाँ, जो लोग अभी तक रखाइन में रह रहे हैं, जो रोहिंग्याज हैं, उनको ही वहाँ की आर्मी अब एम्प्लॉय कर रही है। किस लिए? तो लड़ने के लिए अराकन आर्मी से ही। अब देखिए ये क्या मतलब हुआ। कहानी कुछ ऐसी है कि अगर आप इस प्रोविंस को देखें, रखाइन प्रोविंस को, रखाइन प्रोविंस में ही रोहिंग्याज रहते थे, रखाइन प्रोविंस में ही अराकन आर्मी है। अराकन आर्मी का कहना है कि वो यहाँ पर एक अलग देश बनाना चाहती है, ऑटोनॉमी चाहती है। ठीक है, तो अराकन आर्मी का कहना है कि वहाँ पर एथनिकली जो अराक के लोग हैं उनका वो सपोर्ट करना चाहती है। तो इन्होंने कहा था जो भी इस राज्य के लोग होंगे, इन सबको सिटीजनशिप दी जाएगी। तो ऐसा माना जाता था कि रोहिंग्याज को भी ये इसका पार्ट बनाएंगे, उनको भी इक्वल अधिकार देंगे। और कुछ रोहिंग्याज भी अराकन आर्मी की तरफ से लड़ा करते थे, कुछ, सभी नहीं। लेकिन अब समस्या कुछ ऐसी हो गई कि यहाँ से बहुत सारे जो रोहिंग्याज है वो भाग के यहाँ कॉक्सेस बाजार में बस गए, रिफ्यूजी कैंप्स में। और यहाँ जो अराकन आर्मी है, जिनमें वहाँ के
रखाइन प्रोविंस के जो एथनिक लोग हैं, एथनिकली रखाइन जो लोग हैं, वो लड़ रहे हैं यहाँ की आर्मी के खिलाफ। अब उस लड़ाई में अचानक इनकी आर्मी को लगा क्यों ना हम इस युद्ध में जो अराकन आर्मी के खिलाफ हम क्यों ना कुछ रोहिंग्यास को ही इस्तेमाल करें। तो जो रोहिंग्यास वहाँ रह रहे हैं उनको ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा है, उनको ट्रेन किया जा रहा है लड़ने के लिए अराकन आर्मी से। और कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, ये तो वो रोहिंग्यास हैं जो म्यांमार में रह रहे हैं, उनको वहाँ म्यांमार की आर्मी उठा के ले जा रही है अराकन आर्मी से लड़ने के लिए, तो वहाँ उनकी जान जा रही है। और दूसरी कहानी ये है, जहाँ रिफ्यूजी कैंप जो बांग्लादेश में है वहाँ पे भी रोहिंग्यास को मोबिलाइज किया जा रहा है म्यांमार में डालने के लिए। कई ऐसे रोहिंग्यास हैं जो म्यांमार से बांग्लादेश में आए, अब उन्हें बांग्लादेश में ऐसा लग रहा है कि उनका काम नहीं चल रहा, उनको लग रहा है क्यों ना उनको भी आज़ादी चाहिए, उनको भी दोबारा अपने घर जाना है। और कई उनमें से ऐसे हैं जिनको अट्रैक्ट किया जा रहा है कि भाई अगर आप आओगे तो आप लड़ पाओगे। तो ये बांग्लादेश में भी मोबिलाइज कर रहे हैं कुछ कुछ ग्रुप्स को ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको मोबिलाइज किया जा रहा है, जिनको साथ लाया जा रहा है ताकि ग्रुप बनाकर ये दोबारा म्यांमार में जा सके। और म्यांमार में रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि दोनों तरफ से, रखाइन आर्मी की तरफ से भी लड़ रहे हैं ये और म्यांमार की मिलिट्री भी इनको लड़वा रही है। तो ये ऐसे लोग हैं जिनका कुछ लेन देन दोनों साइड से, कुछ फ़ायदा इनको कहीं नहीं मिलने वाला। अगर म्यांमार की आर्मी जीतती है और वहाँ से अराकन आर्मी को साफ कर देती है तब भी वो उनको वहाँ से भगाएगी। और अराकन आर्मी अगर वहाँ जीत गई तो उसने भी कोई गारंटी नहीं रखी कि अब वो रोहिंग्यास को सिटीजनशिप देंगी। तो ये एक ऐसी सिचुएशन बन चुकी है जहाँ दुनिया के सबसे बड़ी रिफ्यूजी कैंप में, जो रिफ्यूजी कैंप कहाँ पर है, ये रिफ्यूजी कैंप है कॉक्सेस बाज़ार में। अब सवाल ये, कॉक्सेस बाज़ार कहाँ है? बांग्लादेश में। अब कॉक्सेस बाज़ार में ही, इस रिफ्यूजी कैंप में ही कई सारे जो रोहिंग्या ग्रुप्स हैं ये खड़े हो रहे हैं, जो लड़ने की तैयारी करने वाले हैं म्यांमार में जाकर। अब इनको हथियार मिलेंगे कहीं ना कहीं से, ये ट्रेन होंगे, ट्रेनिंग लेंगे, तो होगा क्या? प्रॉब्लम ये होगी कि ये बांग्लादेश की खुद इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनने वाले हैं और बांग्लादेश के लोगों के लिए भी एक समस्या बनने वाले हैं। ऑलरेडी इंडिया में जो रोहिंग्यास हैं उनको दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, उनके पर आरोप लगते हैं कि ये यहाँ इलीगली एंटर कर रहे हैं, प्लस वो इलीगली एंटर हुए हैं और कहा यह जाता है कि वो इलीगल आईडी कार्ड बनाकर इंडिया में परमानेंटली रह रहे हैं। अब ये सिक्योरिटी कंसर्न भी है, जैसे मैंने पहले बता चुका, कई लोगों के लिंक्स जोड़े गए थे जो जमात उद दवा के साथ जुड़े हुए हैं, लश्कर तैयबा के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अब समस्या यहाँ बांग्लादेश के लिए है जहाँ पर इतनी संख्या में रोहिंग्यास ऑलरेडी रह रहे हैं। तो क्या ये अब जब वहाँ से लोग लड़ने के लिए जाएंगे, ये ट्रेनिंग लेंगे, तो ये जो एक नया कनेक्शन बन रहा है जब म्यांमार की मिलिट्री, अराकन आर्मी और रोहिंग्यास, इनकी रिक्रूटमेंट उनकी आर्मी खुद कर रही है इनसे लड़ने के लिए। आप गेम समझ रहे हैं क्या हो रहा है कि म्यांमार की मिलिट्री जो है वही रोहिंग्यास को हायर करेगी कि भाई आओ अब तुम्हें लड़ाते हैं हम अराकन आर्मी के खिलाफ। तो इस केस में होगा क्या, अराकन आर्मी जो थोड़ा बहुत इनको सपोर्ट कर भी रही थी वो कंप्लीटली अपना सपोर्ट पीछे खींच लेगी, क्योंकि भाई रोहिंग्यास को तो हम छोड़ेंगे नहीं। और अभी इस रीजन में अगर हम बात करें तो रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप जो म्यांमार में भी है वहाँ भी, और जो कॉक्सेस बाजार में है वहाँ भी, दोनों जगह पर जो रोहिंग्यास का इस्तेमाल किया जाता है अराकन आर्मी से लड़ने के लिए। और ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अराकन आर्मी का अभी भी कुछ हद तक कब्जा है। तो अगर ये युद्ध आगे बढ़ता है तो समस्या ये होगी कि इस लड़ाई में रोहिंग्यास दोनों तरफ से पिसे जाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि बांग्लादेश इस स्थिति से कैसे निपटता है और क्या अपनी टेरिटरी में जो लोग हैं, जो रिफ्यूजीज़ हैं, उनको जो म्यांमार की मिलिट्री बहला फुसला के ले जा रही है कि भाई आओ हमारी मिलिट्री में ज्वाइन करो, अराकन आर्मी से लड़ो, और अगर जीत गए तो उनको कोई इनाम या कुछ ऐसे प्रलोभन दिए जाते हैं। पर हमें पता है कि अगर ये जंग म्यांमार की मिलिट्री जीतती है तब भी कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पर रोहिंग्यास के साथ न्याय होगा। लेकिन अब रोहिंग्यास जैसे मिलिटराइज होंगे, जैसे इनके पास हथियार पहुँचेंगे, तो ये केवल वहीं नहीं रुकेंगे, ये ज़रूर बांग्लादेश में भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ को पनपने से पहले बांग्लादेश रोक पाए। बांग्लादेश में खुद भी सरकार बदलने के बाद से विवादों की स्थिति बनी हुई है, तो ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ क्या होता है। अब ये रोहिंग्यास हज़ारों की संख्या में रिफ्यूजी कैंप से निकलकर दोबारा म्यांमार में लड़ने आ रहे हैं, और ये चीज़ें खतरनाक हो सकती हैं बांग्लादेश के लिए, म्यांमार के लिए और यहाँ इंडिया की सिक्योरिटी के लिए भी, क्योंकि कई इनमें से ऐसे लोग हैं जो क्रॉस करके इंडिया के बॉर्डर्स में भी एंटर कर सकते हैं। तो ये है ये कहानी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अगर आप कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको अपने कोर्सेज, कंटेंट, स्टडी मटेरियल और टीचिंग में ऐसा सिस्टम मिले जो आपको आपकी सहूलियत के हिसाब से प्रिपेयर कर पाए। इसलिए यूपीएससी के फाउंडेशन कोर्सेज जो ऑनलाइन है वो लॉन्च हो चुके हैं PWOnlyICE की तरफ से। 2025 के एस्पिरेंट के लिए टाइटन है, इंग्लिश के लिए प्रहार है, इंग्लिश या हिंदी में, संकल्प है इंग्लिश के लिए 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए, और टाइटन है इंग्लिश में 2026 के एस्पिरेंट के लिए। तो अगर आप इन सालों की तैयारी करें तो आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो, जहां आपको मिलेगी इंडिया के बेस्ट फैकल्टी की लाइव क्लासेस, प्लस इसका रिकॉर्डेड वर्जन भी आपको अपने प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, जो जिसका आपको एक्सेस दिया जाएगा। आपको MCQ के क्वेश्चन मिलेंगे डेली, मेंस के क्वेश्चन मिलेंगे, जिसके आप प्रैक्टिस करके अपने आप को चेक कर सकते हो कि भाई पढ़ तो लिया पर किस लेवल पे पढ़ाई की है, क्या सब कुछ आप रिदम में है भी या नहीं। CSET की क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी आपको, प्लस
आपको कॉम्प्रिहेंसिव जीएस की ई बुक्स दी जाएंगी, जिसका मतलब आपको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर सारी ई बुक्स मिल जाएंगी, जिसके बाद आपको अलग अलग नोट्स के लिए, अलग अलग कंटेंट के लिए यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। कंसोलिडेटेड एक ही जगह आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो आपको पूरी तरह तैयार करेगा इस एग्ज़ाम के लिए। तो आपके पास कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, और ये सब आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से ऑनलाइन मिलेगा। तो आप कभी भी अपनी क्लासेस देख सकते हैं, तो आपको डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी। और ये सब स्टार्ट होता है केवल 7,999 से। एडमिशन्स ओपन है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से मिल जाएगा, जहाँ आप जाके PW ओनली IAS के इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये अभी लाइव है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप बताइए क्या लगता है आपको, रोहिंग्याज एक सिक्योरिटी थ्रेट बनेंगे बांग्लादेश और इंडिया के लिए भी? कमेंट बॉक्स में बताइए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश।